हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 9 है ना, जो क्लास 9 का अपना अध्याय 1 है। अध्याय 1 संख्या पद्धति। अध्याय 1 क्या है अपना? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। तो अध्याय 1 की संख्या पद्धति है ना, तो इसका हमने इंट्रोडक्शन, मतलब हमने जो अपना पहले वीडियो बनाया हुआ है ना, उसमें हमने कवर किया है कि कितने टॉपिक कुल मिलाकर हमें करना है। तो हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, अपनी परिभाषाएं और अपने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के लिए हम कर चुके हैं। आज हम अपनी प्रश्नावली 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के लिए करेंगे। तो अपनी प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1, उसके लिए आज हम करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 क्या कहते हैं अपने, हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है अपना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है अपना पहला प्रश्न? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? 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 एक प्रश्न ये है, और उसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जहाँ क्या p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है। जहाँ p और q पूर्णांक है, क्या है? p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको क्या लगता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होगी? तो इसका हम आंसर लिखेंगे ना, तो हाँ, क्या हाँ लिखेंगे हम उत्तर, लिखेंगे हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य अपनी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ देखो, पहले हमने उत्तर क्या लिखा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम 0/1, क्या 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जहां क्या है? जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q अपने क्या है? पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 हम लिख सकते हैं आराम से। और जहां पर देखिए p और q पूर्णांक भी है अपने, शून्य से सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो गए अपने, और जहां q बराबर 0 भी नहीं है, 1 है। इसलिए इसका उत्तर ये है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं।
जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये अपना फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 2 है अपना। इसको जानने के पहले हम एक बात देखें, जो उदाहरण नंबर 2 है, शायद मैंने करवाया नहीं है, उदाहरण नंबर 2, तो पहले आप उसे देख लीजिएगा। तो उदाहरण नंबर 2 क्या था अपना? उदाहरण नंबर 2 था अपना कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या निकालना बहुत ही सरल और आसान काम है, कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं आपके लिए। देखो, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ऐसे निकालना है। सबसे पहले इसको देखो ऐसे निकल जाएगा। कैसे? देखो, जितने निकालना है ना उतने का ऊपर देखो, जितने निकालना है, 5 निकालना है तो 5 धन 1 बराबर हो जाएगा अपना 6। ठीक है, तो 1 अकेला है, 1/1 मान लेंगे अपन, गुणा 6/6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, और 2 अकेला है, 2 के बटे में भी 1 मान लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? 6/6। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो 6/6 और 12/6 इन दोनों के बीच की जो 5 परिमेय संख्या है ना, आपने कौन कर दी है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये हो गई अपनी 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या। ठीक है, कुछ नहीं करना, जितनी परिमेय संख्या है उतने में 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करना है बस। तो 6/6 और 12/6 की 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये अपनी हो गई परिमेय संख्या। तो ये ऐसा अपना उदाहरण नंबर 2 था। अब यदि हम अपने प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 देखें, प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, तो वो क्या है? तो प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। क्या? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। देखो, 3 और 4 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या किस प्रकार निकालेंगे? कुछ नहीं करना, जितने ही परिमेय संख्या निकालना है उतने में 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करना है 10। तो हमें जैसे 6 निकालना है तो 6 धन 1 बराबर हो जाएगा अपना 7। ठीक है, अब देखो 6 धन 1 बराबर 7, तो 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 कहलाएगा। 3 गुणा 7/7, तो 7 3 21, 7 एकम 7। ठीक है, और अपना 4 के बटे में कुछ नहीं तो 4/1, तो 7/7 गुणित 7/7, तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28/7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम देख लेंगे, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी है अपनी? 21 का देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये अपनी कुल मिलाकर 6 परिमेय संख्या निकल आई 3 और 4 के बीच में। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जितनी परिमेय संख्या है उतने में 1 जोड़ना है और ऊपर और नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो ये अपनी 6 परिमेय संख्या निकल आई। तो ये अपना हो गया प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच देखो क्या है? 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में प्रश्न क्रमांक 3, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। क्या? इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या। अब तो आप लोगों पर साफ निकाल के नहीं रही होंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास कार्य कर नहीं रहे हैं।
तो कैसे निकाल आएंगे, 5 निकालना है। तो देखो 5 धन 1 कर देंगे पहले, तो हमको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है, तो कैसे आ जाएगा, 3/5 इंटू 6/6, तो कितना हो जाएगा, 6 कम से 6 12 6 3 18, 18/30। और दूसरी क्या है, 4/5 इंटू 6/6, तो 6 चौके 24 बटे 6 पंचे 30। तो देख इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी अपनी, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30। तो ये हो गई अपनी 5 परिमेय संख्या, मतलब 4 कितने निकालना था, 5 ना, 19 20 21 22 23, 23 सॉरी 23, ठीक है। तो ये हो गई अपनी क्या, 5 परिमेय संख्या, 3/5 और 4/3, मतलब परिमेय संख्या निकालना कुछ कठिन बात नहीं है। जितनी परिमेय संख्या निकालना है उतने में एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करना है, बस परिमेय संख्या अपनी निकल आएगी, ठीक है। तो ये हो गई अपने प्रश्न क्रमांक 3। अब चौथा और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। ये अपना चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें पहला दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये बताइए। मैंने आपके लेक्चर नंबर 1 जो दिया है ना, तो उसमें लिखवाया है प्राकृत की परिभाषा भी और पूर्ण की भी। तो आप ये बताइए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये आप हमें बताइए। तो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं? देखो प्राकृत संख्या की अपनी परिभाषा क्या है, सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत हो गई, और पूर्ण संख्या क्या है, शून्य सहित सभी। तो मतलब शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्ण, तो मतलब प्रत्येक प्राकृत पूर्ण हो सकती है। इसका लेकिन निरूपण सत्य है। क्यों होगा? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, संग्रह मतलब समझ रहे ना, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या आती हैं, सभी प्राकृत संख्या आती हैं, प्राकृत संख्या आती हैं। तो ये हो गया अपना पहले का आंसर। सेकंड क्या दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया है सेकंड? सेकंड दिया है हमारे लिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताइए कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक शून्य पूर्ण संख्या होती है? देखो प्रत्येक पूर्णांक है ना जो, वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो पूर्णांक की परिभाषा मैंने आपके लिए बताई है लेक्चर नंबर 1 है, वो आप देख लेना। तो उसमें क्या है, पूर्णांक की परिभाषा है अपनी शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है शून्य सहित सभी धनात्मक। तो ये अपना क्या असत्य हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य है। क्यों है असत्य है? क्यों है? क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकती? क्योंकि यदि हम इसका, चलो हम उठा, या तो ये लिख सकते हैं हम
कि क्योंकि क्या है कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्णांक नहीं आती है, पूर्णांक संख्या, क्योंकि जो हम ऋण 3 है, क्योंकि ऋण 3 पूर्णांक है, ऋण 3 क्या है, पूर्णांक है, पर पूर्ण संख्या नहीं है, पर पूर्ण संख्या नहीं है, ये लिख लो इसका, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर का देख लेते हैं, हम आखिरी थर्ड नंबर का जो आखिरी दिया हुआ है हमारे लिए, क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? नहीं, पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो परिमेय संख्या है ना, उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो अपनी पूर्ण संख्या है ना, वो नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए अब आप आंसर लिखेंगे तो असत्य है, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि असत्य है इसलिए क्योंकि जैसे 2/5 है, असत्य है। 2/5 एक परिमेय संख्या तो है, 2/5 परिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है, पर पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या, ये असत्य होगा, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या क्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह रहे हैं, और परिमेय संख्या क्या, जिन्हें हम p/q। तो ये 2/5 परिमेय तो होगी, लेकिन ये पूर्ण कैसे नहीं होगी, इसलिए ये असत्य है। तो आज हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 और उदाहरण नंबर 2, ये दोनों चीजें आज हमने अपने इस वीडियो में कवर कर दी, ठीक है। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रेकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।